चलिए तो आज हम आगे पढ़ने वाले हैं पीएच स्केल के बारे में, पीएच कैलकुलेशंस के बारे में। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि पीएच है क्या, पीएच स्केल क्या है और किस तरीके से हम किसी दिए गए सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें कई सारे क्वेश्चन आपको पीएच को लेकर के बनते हैं। इन क्वेश्चंस को हम 1 to 1 यहाँ पर करना सीखेंगे। लेकिन पीएच को करने से पहले, पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें इसके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। यदि आपको इसके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप पीएच के क्वेश्चंस को थ्योरेटिकली तो समझ लेंगे, बट न्यूमेरिकली जब आप उनको सॉल्व करेंगे तो आपको परेशानी होगी। तो आइए कुछ हम चीज़ों को रिवाइज़ करते हैं, या कुछ चीज़ों को मैं आपको यहाँ बता दूंगा। मैं पूरा इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप मेरे अदर वीडियो देख सकते हैं, उनमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम जिन बेसिक्स की बात कर रहे हैं उनको हम निकालते हैं। पीएच को निकालने के पहले पहली जो चीज़ है आपको निकालते आना चाहिए मोलैरिटी। दूसरी चीज़ आपको नॉर्मेलिटी के बारे में पता होना चाहिए। तीसरा आपको जो आइडिया होना चाहिए वो लॉग, ठीक है, लॉग के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। लॉग के बारे में आइडिया कितना होना चाहिए? 3-4 फॉर्मूले लॉग के जो होते हैं वो आपके, जैसे हमने कहा लॉग m इंटू n बराबर होता है लॉग m प्लस लॉग n। लॉग m अपॉन n इज इक्वल टू होता है लॉग m माइनस लॉग n। लॉग m पावर n इज इक्वल टू होता है n लॉग m। ये मेनली 3 फॉर्मूले तो सबसे पहले आपको मालूम होने चाहिए। दूसरी चीज़, p का जो मतलब होता है, जहाँ कहीं भी ये p इस्तेमाल होगा यहाँ पर, इसका मतलब होता है माइनस लॉग। क्या मतलब होता है? माइनस लॉग। इसके साथ साथ आपको log 2, log 3, log 5, log 7, log 9 इनकी वैल्यूज़ आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ यदि आपको मालूम है तो कई बार आपको जब भी आपको लॉग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो उनकी वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन के साथ साथ वहाँ पर दी जाती हैं। लेकिन यदि आपको इनकी वैल्यूज़ बुक में नहीं दी गई हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इनकी वैल्यूज़ को आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी वैल्यूज़ को आपको निकाल करके, आपके पास कम से कम ये 3-4 डिजिट हैं, इनकी वैल्यूज़ को आप अपनी नोटबुक में अभी नोट कर लीजिएगा। ये वैल्यूज़ आपको हमेशा यूज़ होंगी, ठीक है। मोलैरिटी के बारे में, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बारे में आप कंसंट्रेशन टर्म का जो लेक्चर है उसको आप देखिए, वहाँ पर आपको मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी क्या होती है इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। बट यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कहाँ पर इस्तेमाल होता है। देखिए, पीएच जब भी हम निकालेंगे, पीएच निकालने का मतलब है हमको H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मोलैरिटी निकालना है। क्या निकालना है? किसी भी सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन हम निकालते हैं इन टर्म ऑफ मोलैरिटी, ठीक है, तो वही आपके पीएच में इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब मोलैरिटी निकालने के लिए आपको H प्लस आयन की जो मोलैरिटी होती है उसके लिए आप नॉर्मली तरीके से अभी एक चीज समझ लीजिए। नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड या बेस, किसी एसिड या बेस की जो नॉर्मेलिटी होती है वही मोलैरिटी होती है H प्लस आयन की या फिर OH माइनस आयन की, ठीक है। क्या होती है? मोलैरिटी होती है। अब देखिए, मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। जब कभी भी आपको पीएच निकालना होगा तो पीएच निकालने के लिए आपको H प्लस आयन का कंसंट्रेशन चाहिए पड़ेगा। H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मोलैरिटी आपको निकालना है, ठीक है। तो मोलैरिटी आपको पता होनी चाहिए कि क्या होती है और मोलैरिटी आपकी किस तरीके से निकल के आएगी, ठीक। तो एक तो आपकी मोलैरिटी आपको निकालते आनी चाहिए, ठीक है, और दूसरी आपको नॉर्मेलिटी निकालते आनी। अब यहां पर आप किसका इस्तेमाल करोगे? मोलैरिटी का इस्तेमाल करोगे कि नॉर्मेलिटी का इस्तेमाल करोगे? तो मैं आपको यहां बहुत अच्छे से बता दूं, जब आप किसी एसिड या बेस की मोलैरिटी निकालते हो तो वो उसका H प्लस आयन या OH माइनस आयन को कंप्लीटली डिफाइन नहीं करता है।
लेकिन जब आप किसी एसिड या बेस की नॉर्मेलिटी निकालते हो तो एसिड के रेशियो में वो H+ आयन की मोलैरिटी बताएगा और बेस के लिए वो OH- आयन की क्या बताएगा, मोलैरिटी बताएगा। इसलिए आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है। अच्छा, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में कनेक्शन है? बिल्कुल है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है मोलैरिटी इंटू N। ठीक है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी इंटू N होता है। ठीक है, ये N क्या है, N आपका वैलेंसी फैक्टर है। इस फॉर्मूले या इसकी अदर डिटेल आप कंसंट्रेशन टर्म का जो वीडियो होगा उसमें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये जनरली तौर पर आपको ये पता होना चाहिए। लॉग के ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, ये पता होना चाहिए। P का मतलब होता है माइनस लॉग, ये पता होना चाहिए। अब चलिए देखते हैं कि आखिर ये है क्या और इसका क्या इस्तेमाल होता है। आपने पता था Kw की वैल्यू कितनी होती है, 1 × 10⁻⁻14 होती है। ठीक है, यूनिट यदि हम लिखें तो हम लिखेंगे मोल स्क्वायर लीटर पर लीटर स्क्वायर। ठीक है, ये यूनिट हो गई। अच्छा, इसी को ये क्या है आपकी पावर में है, पावर को सॉल्व करने के लिए ही लॉग का इस्तेमाल किया जाता है। यदि इसी को मैं क्या कर दूं माइनस, इसी को मैं यदि यहां कर दूं लॉग Kw, तो यह क्या हो जाएगी लॉग 1 × 10⁻⁻14। और जब हम इसका रिजल्ट निकालेंगे तो ये पावर जब होती है तो कहां पर निकल के आ जाती है, 10 के पावर में होती है, तो ये आपके निकल के आ जाती है बाहर, तो ये हो जाएगी 14। तो लॉग Kw की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी माइनस की 14। अभी काय में है वैल्यू, माइनस में है। अच्छा, अभी भी मुझे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो मैं क्या करूंगा लॉग ना लेकर के माइनस लॉग लूंगा। तो माइनस लॉग जब मैं लूंगा तो यहां पे भी माइनस लग जाएगा। तो जब ये वैल्यू -14 निकल के आएगी और इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का 14 हो जाएगी। ठीक है, तो माइनस लॉग, या फिर मैं कहूं Pkw, तो Pkw की वैल्यू कितनी होती है, Pkw की वैल्यू होती है 14। ये पहली चीज जो आपको समझना है कि Pkw की वैल्यू कितनी हो गई है, 14 हो गई है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो हम अभी जिस पार्ट को पढ़ रहे हैं वो है एसिड बेस एंड सॉल्ट, और एसिड बेस एंड सॉल्ट में आज ये हमारा 8th पार्ट है। इसके पहले के वीडियोस आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं pH और pH स्केल के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले का जो वीडियो था हमने उसमें आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बारे में बात की है। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बारे में बात करने से आपको मालूम हुआ होगा कि Kw, जिसे हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं, उसकी जो वैल्यू होती है 1 × 10⁻⁻14 होती है। तो pH पर डिस्कस करने से पहले ज़रा हम कुछ चीज़ें इसकी और समझ लेते हैं कि 1 × 10⁻⁻14 इस वैल्यू का मतलब क्या है। इस वैल्यू का मतलब ये है कि आपका यदि आप 1 लीटर वाटर ले रहे हैं तो उस 1 लीटर वाटर में, ठीक है, 1 × 10⁻⁻7 मोल वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो क्या हो गए हैं, सेल्फ आयोनाइज हो गए हैं या सेल्फ डिसोसिएट हो गए हैं। उस सेल्फ आयोनाइजेशन या सेल्फ डिसोसिएशन से हमेशा वाटर के अंदर 1 × 10⁻⁻7 H+ आयन और 1 × 10⁻⁻7 OH- आयन हमेशा रहेंगे। इसके बाद हम देखें कि यदि हम उसमें क्या करते हैं, H+ आयन को बढ़ा देते हैं, तो H+ आयन के बढ़ने से क्या हो जाएगा, जो वाटर है वो क्या होने लगेगा, बंडल अप होने लगेगा। और ऐसी कंडीशन में जब H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो वाटर के बंडल अप होने से OH- आयन का जो रिजल्टेंट कंसंट्रेशन है वो क्या होता जाएगा, घट जाएगा। बेसिकली यहाँ पर H+ और OH दोनों ही घट रहे होते हैं जो वाटर से निकल के आ रहे होते हैं, लेकिन H+ उसको कहाँ से मिल रहे होते हैं, सॉल्यूशन से मिल रहे होते हैं या एसिड से मिल रहे होते हैं। इसलिए क्या होता है, H+ का कंसंट्रेशन हमेशा बढ़ा हुआ मिलता है और OH- आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, उसी रेशियो में कम होता चला जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ इसके बारे में कई बार बच्चे पूछते हैं कि ये जो 1 × 10⁻⁻14 की वैल्यू है, क्या ये वैल्यू और कम नहीं हो सकती है, ये 1 × 10⁻⁻16 हो सकती है क्या, 1 × 10⁻⁻20 हो सकती है क्या। देखिए, ये वैल्यू 16 या 20 नहीं हो सकती है। ये इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि यहाँ पर हम जिस वैल्यू की बात कर रहे हैं वो कहाँ से आई है, वो वाटर के सेल्फ आयनाइजेशन से या सेल्फ डिसोसिएशन से आई है। ये तब की स्थिति है जब वाटर आपका प्योर है।
तो कम से कम इतना वैल्यू तो वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अब बस होगा क्या, जब H+ का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो OH- का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। जब OH- का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो H+ का कंसंट्रेशन क्या कर जाएगा, एक के डिक्रीज करने पर दूसरा इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये आपको मैंने लास्ट क्लास में भी इस बारे में डिस्कस किया था। चलिए अब हम बात करते हैं कि किसी सॉल्यूशन के एसिडिक या बेसिक नेचर का मेजरमेंट कैसे किया जाए। इस मेजरमेंट को करने के लिए सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने जो बेस बनाया वो H+ आयन के ही कंसंट्रेशन को बेस बनाया। उन्होंने क्या किया कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितने H+ आयन फ्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं उसका माइनस लॉग कैलकुलेट किया और उसी को उन्होंने क्या बोल दिया, pH बोल दिया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सोरेनसन ने क्या किया, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितने H+ आयन फ्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं उसी के माइनस लॉग को उन्होंने क्या किया, कैलकुलेट किया और उसी को उन्होंने pH नाम दिया। ठीक है, अच्छा तो इससे क्या चीज़ें निकल कर आई या किस तरीके से हमें एसिड और बेस की फाइंडिंग हुई। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जहाँ पर H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है वो मटेरियल कैसा होता है, वो मटेरियल एसिडिक होता है, और जहाँ पर OH- आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है वो मटेरियल हमारा कैसा होता है, बेसिक होता है। यदि मैं यहाँ पर बात करूँ Kw की, यदि हम अभी खैर हम बोर्ड की तरफ से ना चले, हम अपने पर्सनल उससे चलते हैं। तो सोरेनसन ने क्या किया, सोरेनसन ने इसी माइनस लॉग को बेस बनाया और उसके आगे उन्होंने चीज़ों को डिस्क्राइब किया। उन्होंने क्या किया कि 0 से लगा करके 14 तक की एक स्केल बनाई। अच्छा, तो दूसरा सवाल आता है, क्या इस स्केल में 0 से लेकर के 14 तक के ही कॉलम होने चाहिए? क्या 0 से उस तरफ -1, -2, -3 pH नहीं हो सकता है, या यहाँ पर 15, 16, 17 ये pH नहीं हो सकता है? थ्योरेटिकली यदि हम कहें तो हम कहेंगे कि pH स्केल में -1, -2, -3 भी हो सकता है और 14 के अलावा 15, 16, 17 भी हो सकते हैं। बट यदि हम एक्सपेरिमेंटल डेटा की बात करें तो एक्सपेरिमेंटल डेटा में क्या होता है कि यदि आपके पास 1 मोलैरिटी का एसिडिक सॉल्यूशन है या 1 मोलैरिटी का बेसिक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी यदि हम 10 कर दें, मतलब हम उसमें क्या कर दें, एसिड ज़्यादा मिला दें, तो कई बार उसका जो एसिड का डिसोसिएशन है वो पूरे तरीके से होता ही नहीं है। और जब एसिड का पूरे तरीके से डिसोसिएशन नहीं होगा, H+ आयन रिलीज़ नहीं होंगे, तो H+ आयन रिलीज़ ना होने की कंडीशन में भले ही उसके अंदर H2SO4 घुला हुआ है, HCl घुला हुआ है, उसकी मोलरिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन H+ आयन क्या होने लगते हैं, डिसोसिएट नहीं होते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल वे में हम कहें तो हमें जो बेहतर रिजल्ट मिलते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, 1 मोलैरिटी पर मिलते हैं। जब हम 1 मोलैरिटी की बात करते हैं तो हम करते हैं 1 × 10⁻�0, और ऐसी कंडीशन में जब हम pH निकालते हैं तो वो कितना निकल के आता है, 0 निकल के आता है। और जब उसका pOH निकालते हैं तो वो कितना निकल कर आता है, 14 निकल कर आता है। ठीक है, तो ये जस्ट मैंने आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताया है। कुछ और चीज़ें यदि हैं तो सोरेनसन ने जो pH के बेस पर जो स्केल बनाई उसमें टोटल 14 पॉइंट्स थे। 7 जो मिड पॉइंट था वो 7 था। वहाँ पर क्या था आपका न्यूट्रल जो पॉइंट होता है वो 7 पे स्टैंड करता था। चलिए हम अब इस थोड़ा सा, हमने बोर्ड पे कुछ चीज़ों को लिखा हुआ है, हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। ये 8 पार्ट है हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट का। pH एंड pH स्केल के बारे में हम यहाँ पर जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं। Kw के बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, 1 × 10⁻⁻14 होता है, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। H+ की वैल्यू जब आप बढ़ाओगे तो OH की वैल्यू घट जाएगी, या OH की वैल्यू आप बढ़ाओगे तो H+ की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। Kw देखिए, P जो वर्ड है, P का मतलब होता है माइनस लॉग। P का क्या मतलब होता है, माइनस लॉग होता है। ठीक है, तो जब जहाँ कहीं भी P इस्तेमाल होगा मतलब आप समझ लीजिए वहाँ पर माइनस लॉग। जैसे मैंने कहा यहाँ P Kw तो PH + POH। ठीक है,
ये इक्वेशन कहाँ से निकल के आया है, आप 7th जो हमारा वीडियो का पार्ट है आप उसमें देखिएगा तो उसमें ये इक्वेशन आपको क्लियर हो जाएगा कहाँ से निकला हुआ है। न्यूट्रल कंडीशन की यदि हम बात कहें तो pH जो है वो 7 होता है और pOH जो है वो भी 7 होता है। अच्छा, pH को डिफाइन हम करें तो क्या कहते हैं, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आइन इन टर्म ऑफ एक्टिविटी या माइनस लॉग ऑफ H प्लस आइन इन टर्म ऑफ मोलैरिटी। तो मोलैरिटी या एक्टिविटी का जो कंसंट्रेशन है, मोलैरिटी कंसंट्रेशन टर्म है, एक्टिविटी भी उसी तरीके से हम कंसंट्रेशन टर्म तो नहीं एग्जैक्टली कह सकते हैं। एक्टिविटी का मतलब होता है कितने फ्रीली H प्लस आइन वहाँ पर घूम रहे हैं, ठीक है। ये यूनिट लेस होती है, बेसिकली यूनिट लेस टर्म है। बस इतना देखते हैं कि कितने H प्लस आइन हमारे सॉल्यूशन में घूम रहे हैं। इसके बारे में आप डिटेल में 11th क्लास में पढ़ेंगे, यहाँ पर इसकी बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है। बट इतना है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में एक्टिविटी और मोलैरिटी दोनों कॉमन बिहेव करती हैं, तो हमारे न्यूमेरिकल में हम जहाँ कभी हैं वहाँ पर मोलैरिटी का ही इस्तेमाल करेंगे। तो आप बिल्कुल बेधड़क मोलैरिटी का ही इस्तेमाल करिए और मोलैरिटी के थ्रू ही चलिए। तो pH निकालने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको सीखना है किसी भी एसिड या बेस की मोलैरिटी निकालना और नॉर्मेलिटी निकालना, ठीक है। अब नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में आपसे दो टर्म कह रहा हूँ, मैं ये क्यों कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको निकालना है H प्लस आयन या OH माइनस आयन की मोलैरिटी। क्या? H प्लस आयन या OH माइनस आयन की मोलैरिटी। और इसको निकालने के लिए आप निकालेंगे एसिड या बेस की नॉर्मेलिटी। जब आप नॉर्मेलिटी निकालेंगे एसिड या बेस की तो वो काय में कन्वर्ट हो जाएगी, नॉर्मली तौर पर वो H प्लस आयन और OH माइनस आयन की मोलैरिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के कनेक्शंस मैंने अपने वीडियो के इसी पार्ट में पहले बताए हुए हैं, और इसके लिए आपको कंसंट्रेशन टर्म का जो वीडियो है वो आपको अलग से देखना पड़ेगा, उससे आपको इसका आइडिया लग जाएगा, ठीक। तो बेसिकली आपको pH निकालने के लिए सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में जानना है वो क्या है, आपको पता करना है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बारे में, ठीक है। अच्छा, चलिए हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। इसके बाद मैं अपने अगले वीडियो में जो मैं अभी पहले अपलोड कर चुका हूं उसमें मैंने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं जिसके थ्रू आप pH कैलकुलेशन किस तरीके से होता है एसिड में बेस में वो आप निकाल लेंगे। देखिए, जब एक तो ये नॉर्मल फार्मूला हो गया, कई बार सीधा पूछ लिया जाता है। उसके अलावा कई बार जब हमारा एसिड या बेस क्या करते हैं, हम डाइल्यूट करते हैं, तो डाइल्यूशन की कंडीशन में आपको N1V1 = N2V2 ये फार्मूला लगाना है। होता क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि वो कहते हैं कि आपके पास इतने नॉर्मेलिटी का एक सॉल्यूशन था, उसमें हमने इतना पानी मिला दिया या इतना सॉल्ट मिला दिया। देखिए, वाटर जब कभी मिलाओगे तो वाटर के मिलाने से वाटर का अपना pH हमेशा क्या माना जाता है, 7 माना जाता है। कोई न्यूट्रल सॉल्ट है तो उसका pH भी हमेशा क्या माना जाता है, 7 माना जाता है। तो न्यूट्रल सॉल्ट की कंडीशन में या वाटर मिलाने से pH पर, वाटर या सॉल्ट के कारण pH पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जो इफेक्ट आएगा वो उसकी नॉर्मेलिटी के चेंज होने के कारण आएगा, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल डाइल्यूशन के समय करिए, N1V1 = N2V2। जब आप डाइल्यूशन करते हैं तो तब उस कंडीशन में आप लगा सकते हैं। दूसरी चीज़, जब आप pH निकाल रहे होते हैं तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको क्या, कंसंट्रेशन टर्म ही ज्ञात करनी है, और कंसंट्रेशन टर्म को फिर आपको माइनस लॉग के फॉर्मूले में पुट करना है। ऐसी कंडीशन में फिर आपको log 2, log 3, log 5 की वैल्यू मैंने नेक्स्ट उसमें वीडियोस में लिखी है, उनको आप पुट करते हुए चलिए। जब आप एक एसिड में दूसरा एसिड मिक्स कर रहे हो, मान लीजिए आप एक HCl लिए हो, उसकी नॉर्मेलिटी कुछ हो, दूसरा HCl लिए हो, उसकी नॉर्मेलिटी कुछ हो, ठीक है। तो इनकी नॉर्मेलिटी को मिला करके जब आप कोई तीसरा एसिड बनाते हैं तो उसकी जो नॉर्मेलिटी होगी वो N1V1 + N2V2 = N3V3 इस सॉल्यूशन से निकल कर आ जाएगी। इसके बाद जब एक एसिड में एक बेस मिला रहे हो तो ऐसी कंडीशन में N1V1 - N2V2 = N3V3 ये फॉर्मूला आपको लगा करके इसके थ्रू आपको निकालना है। चलिए, तो pH क्या होता है, pH स्केल क्या होती है, इसको देखने के बाद
अब हम जरा ये देखते हैं कि pH पर, pH स्केल पर और KW पर, इन तीनों चीज़ों पर टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट आता है और क्यों आता है। ठीक है, तो देखिए जनरली तौर पे हम जानते हैं कि जब हम किसी भी रिएक्शन में टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, तो रिएक्शन के होने की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम किसी भी रिएक्शन को एनर्जी देते हैं तो एनर्जी देने से उसमें जो एवरेज मॉलिक्यूल हैं, एवरेज मॉलिक्यूल ज़्यादा एनर्जी गेन करते हैं और रिएक्शन के लिए जिस एक्साइटेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है उस एनर्जी तक पहुंचने लगते हैं। ठीक उसी तरीके से यदि हम बात करें कि वाटर को हम एक बार ले लें 0 डिग्री सेल्सियस पर, एक बार ले लें 20 डिग्री सेल्सियस पर, एक बार ले लें 40 डिग्री सेल्सियस पर और 80 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या वाटर के जो डिसोसिएशन है, वाटर के मॉलिक्यूल्स का जो डिसोसिएशन है H+ आयन में और OH- आयन में, क्या उस डिसोसिएशन पर कुछ फ़र्क आएगा? जी हाँ, निश्चित तौर पर फ़र्क आएगा। और जो डिसोसिएशन है, जो डिसोसिएशन का अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि हम नॉर्मली तौर पर बात करें तो हम देखते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर या 273 केल्विन पर जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिसोसिएशन जो इसका डिसोसिएशन होता है H2O का, वो कितना होता है, 1 × 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। ठीक है, इतने मोल वाटर के क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट होते हैं और 1 × 10⁻⁻7 H+ और 1 × 10⁻7 OH- बनाते हैं। लेकिन जब हम इसका क्या कर देंगे, टेम्परेचर बढ़ा करके 80 डिग्री सेल्सियस, अलग अलग बुक में थोड़ा डेटा वेरी करता है बट एक अप्रॉक्स मान लीजिए, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो कई बार नहीं आता है बट फिर भी कुछ बुक्स ऐसा प्रेफर करती हैं, मैंने कहीं पढ़ा था। तो 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास जब आपका मटेरियल क्या होता है, वाटर आप हीट करते हो, तो ऐसी कंडीशन में जो आयनाइजेशन है वो 1 × 10⁻⁻6 वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, आयनाइज हो जाएंगे। मतलब -7 से -6 की तरफ डेटा हमारा चला गया है, मतलब अमाउंट क्या हो गया है, आयनाइजेशन का बढ़ गया है। ऐसी कंडीशन में जो आपका KW होगा वो KW 0 डिग्री सेल्सियस पर जो आपका 1 × 10⁻14 था, 80 डिग्री सेल्सियस पर वो कितना हो जाएगा, 1 × 10⁻12 हो जाएगा। और 1 × 10⁻12 होने से आपकी जो pH स्केल है वो pH स्केल भी अब 0 से 14 ना हो करके 0 से 12 हो जाएगी। ठीक है, ये बात आगे क्लियर। तो अब मुझे ये बताइए कि मेरे पास एक सॉल्यूशन था, उस सॉल्यूशन को मैंने मेज़र किया है पहले 25 डिग्री सेल्सियस पर या 0 डिग्री सेल्सियस पर, और दूसरी बार मैंने उसको मेज़र किया है कहाँ पर, 80 डिग्री सेल्सियस पर। क्या उसके pH अलग अलग होने से क्या उसके एसिडिक नेचर में कोई फ़र्क आएगा? जी नहीं, एसिडिक नेचर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन तो आपका वही है। अब जब सॉल्यूशन आपने चेंज, बस आपने क्या कर दिया, पहले आपका मेजरमेंट स्केल इतना बड़ा था, अब मेजरमेंट स्केल आपका क्या हो गया है, थोड़ा सा छोटा हो गया है। अच्छा, तो वहां पर आपका पहले pH का न्यूट्रल पॉइंट क्या था, 7 था, अब pH का न्यूट्रल पॉइंट क्या है, 6 है। मान लीजिए पहले आपका सॉल्यूशन में जो pH आ रहा था वो 4 आ रहा था, तो अब क्या होगा, अब वो 7 के रेफरेंस में 4 आ रहा था, अब 6 के रेफरेंस में नो डाउट वो और थोड़ा सा वेरी कर जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर के चेंज होने से pH स्केल चेंज होती है, KW की वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, इवन pH भी चेंज होता है, लेकिन उसका एसिडिक नेचर बिल्कुल भी नहीं घटता बढ़ता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, दूसरी चीज आपको, अब हम किस तरीके के पैटर्न या किस तरीके के क्वेश्चन आपको pH में लेकर के पूछे जाते हैं उस पर थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं। आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपको मोलैरिटी दे देंगे एसिड की या बेस की और pH पूछ लेंगे। अब मोलैरिटी दी गई है, आपको सीधा -log में वैल्यू पुट करनी है उस मोलैरिटी की और आंसर निकाल के आना है। इसके लिए आपको लॉग का बेसिक आइडिया होना चाहिए, यदि नहीं है तो हम नेक्स्ट वीडियो में जब उस लॉग को क्वेश्चन लगाएंगे तो वहाँ से आप कर लीजिएगा। दूसरे जो क्वेश्चन आते हैं, आपको मोलैरिटी नहीं देंगे, आपको वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दे देंगे और विलियन जो आपका सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन का आपका ml दे देंगे कि एक कोई मटेरियल है वो इतने ml है, वो इतने उसमें घुला हुआ है,
अब आप बताइए उसका क्या H+ आयन कंसंट्रेशन है, क्या OH- आयन कंसंट्रेशन है, उसका pH क्या है, वगैरह वगैरह। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले तो आपको उसके मोल निकालने पड़ेंगे, क्योंकि आपको मटेरियल काय में दिया गया है, ग्राम में। उसके मोल निकालिए, ml के थ्रू उसकी मोलैरिटी निकालिए। जो मोलैरिटी है, यदि मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी यदि वो मोनो एसिडिक या मोनो बेसिक है तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। यदि मोनो एसिडिक और मोनो बेसिक नहीं है तो ऐसी कंडीशन में आपको उसकी नॉर्मेलिटी निकालने के लिए मोलैरिटी को n फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब n फैक्टर से या एसिडिटी या बेसिसिटी से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो नॉर्मेलिटी निकलेगी, जो एसिड और बेस की, एसिड या बेस की जो नॉर्मेलिटी निकल के आएगी वही क्या बन जाएगी, वही आपकी H+ आयन या OH- आयन की मोलैरिटी बन जाएगी। उसके थ्रू आप निकाल सकते हैं। तीसरे तरीके के क्वेश्चन, कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि आपको pH दिया जाएगा, सॉल्यूशन का क्या दिया जाएगा, pH दिया जाएगा, और उन दोनों अलग अलग सॉल्यूशन के pH को मिक्स करने पर रिजल्टेंट pH क्या बनता है वो पूछा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक बात ध्यान रखना है, आपको सीधे pH से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। जो pH दिया गया है पहले उसको ध्यान से देखिए, एसिड का है कि बेस का है, ठीक है। यदि दोनों एसिड के हैं तो पहले उनके मोलर कंसंट्रेशन को निकाल लीजिए। जैसे मान लीजिए हमें क्वेश्चन में pH दिया गया है 1 × 10⁻⁴, pH दिया गया है 4, तो हमारा मोलर कंसंट्रेशन हो जाएगा क्या, 1 × 10⁻⁴, ठीक है। इसी तरीके से pH दिया गया है 3, तो मोलर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 1 × 10⁻⁻3, ठीक है। वॉल्यूम यदि आपको ना दिया गया हो तो वॉल्यूम आप क्या करिए, आप 1 लीटर मान लीजिए, ठीक है। तो फिर आप फॉर्मूला लगा दीजिए जो हमने अभी डिस्कस करे थे, N1V1 + N2V2। एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछते हैं कि एक सॉल्यूशन है जिसका pH 4 है और एक सॉल्यूशन है जिसका pH 10 है, दोनों को हमने मिला दिया, रिजल्टेंट pH क्या होगा, ठीक है। तो जो 4 है वो क्या है, एसिड है, जो 10 है वो क्या है, बेस है। अब 4 का मतलब क्या है, 1 × 10⁻⁻4, और 10 का मतलब भी क्या है, 1 × 10⁻⁻4 POH, ठीक है। ये OH का है और ये H का है। अब जब दोनों को मिलाओगे तो दोनों का कंसंट्रेशन सेम है। ऐसी स्थिति में आप बस ये देखिए कि वो मोनो एसिडिक हैं, डाई एसिडिक हैं, क्या है, और मिलाने के पश्चात आप देखेंगे कि वो सॉल्ट बना लेंगे, और सॉल्ट का pH क्या होता है, यदि न्यूट्रल सॉल्ट है तो 7 होता है। तो ये हमने बात करी है। हम नेक्स्ट क्लास में इस तरीके के वीडियोस या इस तरीके के क्वेश्चन को हम अगली तकरीबन 2 क्लासेस में सॉल्व करेंगे, और तब जाकर के आपका pH का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये pH की हमने यहाँ टेम्परेचर को लेकर के बात करी थी। साथ ही साथ कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट या डेटा भी आप pH को लेकर के अपनी बुक में से नोट कर लीजिएगा। कई बार अलग अलग चीज़ों के pH को लेकर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो वो pH कि इसका pH कितना होता है, इसका pH कितना होता है, आफ्टर फूड कितना होता है, बिफोर फूड कितना होता है, ये सारी चीज़ें आप बुक में से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कई बार इनको लेकर के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, बाकी समझने वाला पार्ट जो यहाँ था वो मैंने आपका कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में हम pH से रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।